में एडवांस माउंटेन ट्रेनिंग में ये बेस कैंप की फ़ोटो है, बेस कैंप से ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए। तो डेली ठीक है। इसके टाइम पे वेट होता था 10 kg के आसपास, 8 to 10 kgs। इसमें बेसिकली अपने टैक्टिकल गियर्स वगैरह ही होते थे, क्लाइंबिंग बूट वगैरह होते थे। तो ये डेली होता था, 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक होता था छोटा सा। जाने में लगते थे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। और हम्म। वैसे इसमें उतना ही अपना खाना पीना सामान, क्योंकि लंच के टाइम तक हम वापस आ जाते थे। सुबह जाते थे और वापस आते थे। मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बैकपैक वाली फोटोज दिखानी है, आप आसपास के जो टेरेन्स वगैरह थे उनकी भी फोटोज दिखा सकते हो अगर आपके पास है। तो वो मैंने ये बैकपैक की। मतलब क्या लोकेशन, लाइक कोई आप स्पेसिफिक ट्रैक करने गए थे या क्या? ये ट्रैक्स की तो पता नहीं मेरे पास कहाँ पड़ी होंगी फोटोज अभी। वो क्योंकि ये ओके। मैंने कोशिश की जाता है। ठीक है। क्योंकि जैसे मेरी किसी से बात हुई थी कि मैं गोवा ट्रिप करा था, तो उन्होंने मुझे उसकी सारी ऐसे फोटोज और वीडियोस दिखा के लाइक पूरा एक्सप्लेन कर इश्यूज एंड तब, तो अगर आपके पास भी है तो आप भी कर सकते हो। कि मैं ये फोटोज भी किसी और ने क्लिक की हुई है, मुझे सीरियसली हाँ, आप इस फोटोज काम से में मुझे इसका कोई कोई बात नहीं। कुछ शौक आप रहा नहीं। ज्यादा हाँ। बोल बोल के लाइक एक्सपीरियंस बता दो, उसी से हो जाएगा। हम्म। सो ये वाली जो फोटो है, इसमें शायद हम जा रहे हैं, शायद नहीं, हाँ लग रहा है इसमें हम जा रहे हैं बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप की तरफ। तो वो था 17,000 फीट पे, जो एडवांस बेस कैंप था। और बेस कैंप था 13,000 के आसपास। गॉट इट। इसमें, हाँ इसमें पूरा लोड होता है क्योंकि इसमें हमें कुछ दिन वहीं रहना होता है। तो इसमें सारा कुछ सामान जो भी हमारा है, अपना पर्सनल आइटम वगैरह, साथ में ब्लॉगिंग जो भी है, सब टोटल सारा ऊपर जाता है। फिर एडिशनल वेट भी होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स हमें लोड फेयरिंग के लिए कुछ वेट पकड़ा देते हैं, जो सामान ऊपर के लिए ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा यहाँ हम सामान। रखे सामान जैसे राशन, ओके। अ, दूध के पैकेट्स, टेट्रा पैक से होते हैं, दाल वगैरह, राशन, ऐसे कुछ ना कुछ ड्राई राशन वगैरह। गॉट इट। वो ट्रेनीज को ही दे देते हैं कि ट्रेनीज के साथ साथ ये सामान चल जाएगा। तो बेसिकली जब कहीं जाते हैं हम, तो हम लोड फेरी करते हैं, हम कंटिन्यू जाकर, जैसे हमें काफ़ी सामान वहाँ लगने वाला है। एक आदमी जो अपना हम्म। सामान कैरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 kg कैरी कर सकता है, लेके चला जाएगा। फिर वहाँ सामान रखते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। तो पहले दिन जब हम जैसा करते हैं, तो हम सिर्फ लोड फेरी करते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ पे रहना है। तो उसके लिए हमें वहाँ पे राशन पहुँचाना होगा। तो पहले दिन हम लोड फेरी करते हैं, हमारा खाने पीने का राशन या फिर जो कुछ जरूरी सामान होता है हम पहले ऊपर पहुंचा देते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना जो पर्सनल आइटम्स है फिर उन्हें लेके जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो लाइक थोड़ा आप बताओ कि आपने पैक कैसे करा था, बैग में और क्या क्या था, लाइक कहाँ पे क्या रखा था, इसी बैग में था ना सब कुछ? हम बैकपैक में सेम अगेन वही रूल है कि सबसे नीचे आपका स्लीपिंग बैग होगा, स्लीपिंग बैग या बूट, हम्म। जो आप इजीली नीचे वाली जो लोअर चैन है, लोअर जिप है, उससे निकाल सकते हो। और ऊपर फिर उससे जो वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पे कुछ हैवी चीज़, जो भी हैवी हो और अच्छे से पैक्ड हो, उसे वहाँ रखते हैं। अपने क्लोथिंग को मैं अपना पर्सनल कैसे करता हूँ कि अपने क्लोथिंग्स को मैं, स्टोरेज पैक्स होते हैं तो उनमें ही डाल देता हूँ। जैसे मुझे वार्म क्लॉथ चाहिए तो वार्म क्लॉथ एक पैक में होगा, अपना डेली क्लाइंबिंग के लिए कुछ चाहिए तो क्लाइंबिंग के लिए अलग पैक में होगा, टॉयलेटरीज अलग स्टोरेज पैक में, और अपना जो इक्विपमेंट्स हैं वो अलग में। ओके। तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पूरा बैग खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बैग की अपर चेन है, जो ऊपर की वाली, जो एक, इसे बोलते हैं आई गेस फ्रंट एक्सेस। तो जो फ्रंट एक्सेस की जो जिपर है, उससे उसे ही अनलॉक किया, उसमें से जो निकालना निकाला और फिर वापस से पैक कर दिया। ठीक है। तो पूरा बैग खोल के सामान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। और इसके ऊपर कुछ जैसे एडिशनल होता है आगे की तरफ, या ऊपर का जो अपर लिड है, अपर लिड में अपना मैं
कुछ स्नैक्स वगैरह रखने हैं, तो स्नैक्स वगैरह क्या होता है, वेस्ट पे एक वो होती है, वेस्ट बेल्ट जो होती है, वेस्ट बेल्ट पे भी जिपर्स होते हम्म, हैं, तो उसमें अपने फैनी पैक की तरह। वाटर बैग। नहीं, जो फैनी पैक होता है जो सब वैसे अपनी वेस्ट पे बांधते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब हम बेसिकली हमेशा नहीं करते उसे। हम तब यूज़ करते हैं उसे जब हम वहां से ऊपर से नीचे आते हैं, आते हुए हम सारा उठा के ले आते हैं अपना। बाकी कुछ भी अपनी पॉकेट्स में डाल लेते हैं या फिर बैकपैक में डाल देते हैं, अगर कुछ खुद से वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है। प्लास्टिक प्लास्टिक वेस्ट अगर जनरेट अपने पास ही रखते हैं। और साथ हम्म। में अगर हमें जब हम वापस आ रहे होते हैं, अगर हमें माउंटेन्स में कुछ और भी कचरा वगैरह वेस्ट दिखाई देता है, तो उससे फिर हम गार्बेज बैग्स में डाल के इकट्ठा ले आते हैं नीचे। किसी कोई मुझे बता रहा था कि एक वो होता है ना, कोई रूल है आपको ऊपर कुछ, क्या कुछ टर्म बता रहे थे वो। इससे मेरी बात हुई थी कि मतलब आई डोंट नो क्या वर्ड उन्होंने यूज किया था, पर वो यही बता रहे थे कि वो अपना वेस्ट वगैरह सब खुद कैरी करना होता है, और कुछ किसी का भी दिख जाए तो उठा के ले आओ, अपने पास ही रखना होता है। ये ट्रैकर्स के ऊपर और माउंटेनियर्स के ऊपर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है गरिमा। ये मतलब कोई अपना ही वेस्ट उठा के नहीं लेके आता, कोई दूसरों का हम्म। भी उठा के लेके आ जाता है। जो वाटर बोतल यहाँ से बंदा लेके जाता है ऊपर पानी पीने के लिए, वो भरी हुई हम्म। होती है, उसे वो जाते टाइम भारी नहीं लगती, क्योंकि उसमें पानी है, उसके लिए हम्म। ज़रूरी है वो जैसे ही वो ऊपर जाके खाली हो जाती है, वो प्लास्टिक बोतल ऊपर ही फेंक के आ जाते हैं। और आप तुम माउंटेन्स पे जाओगे तो कहीं देखोगे कि टूरिस्ट वगैरह ऐसा कर देते हैं। हम्म। वही फिर वो कुछ वही बता रहे थे कुछ। हार्ड हार्ड कोर ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स वगैरह होते हैं, पागल होते हैं, वो जाते हैं, वो वहां से वो कुछ जितना वेस्ट होता है उठा के ले आते हैं। वो LNT के बारे में बता रही थी, लीव नो ट्रेस रूल्स। एल ने ऑर्गेनाइज करवाया होगा किसी, लेकिन कंपनी के थ्रू किया होगा। हाँ, वो मैंने कुछ डिस्कस करके बता रही थी। हम्म। ओके। ये है। हाँ, ये थोड़ा सा, ये जो बैग है, इस बैग में ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है ना तुम्हें? दिख रही है। हाँ, तो ये लोड फेरी का ही टाइम है जिसमें हम बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप जा रहे थे। इसमें मेरे बैग में है 33 kg का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। सिलेंडर, ओके। हम्म। हाँ, सिलेंडर गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, क्योंकि इसे अगर वैसे सिलेंडर को कैरी करें तो वैसे ले जाना थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो बेटर है कि इसे बैकपैक के अंदर ही डाल दिया पूरा का पूरा। हम्म। और ये मेरा बैकपैक नहीं है, ये इनके इंस्टीट्यूट बैकपैक है, जो इंस्टीट्यूट के थे। ओके। तो जब आप इतना वेट कैरी करते हो, अपने में डालो किसी में भी डालो, वेट वेट ही लगता है, क्योंकि बैकपैक्स वगैरह होते हैं ये 20 kgs तक अच्छे से वर्क करते हैं, 20 kgs के ऊपर फिर आपको लगने हम्म। लगता है कि हाँ वेट है। और हाँ, थर्टी एलपीजी थ्री तो ज्यादा है। 33 काफ़ी हो जाता है। और एलपीजी, क्योंकि 30 kg का 31 kg का सिलेंडर होता है और 2 kg का बैकपैक हो जाता है खुद ही। ओके। इसमें एलपीजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि है तो वो लिक्विड गैस ही। हम्म। सो जब तक वो सिलेंडर के अंदर है तब तक वो लिक्विड है, उसके बाहर हम्म। अगर निकलोगे तो फिर गैस है। तो लिक्विड अगर आप कैरी कर रहे हो तो आपको वो पीछे की तरफ पुश करेगा ही करेगा, जैसे ही चलोगे वो हिलता है अंदर से, शेक करेगा। अच्छा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। हाँ, लेकिन अगर बैकपैक अच्छा होता है तो हेल्प मिल जाती है, रादर के एक सिलेंडर को गॉट इट। रोप अप करके खुद से टाई करो और फिर चलो, या फिर शोल्डर पे उठाओ, या फिर दो बंदे करके कैरी करो, कैसे भी। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि बैकपैक के अंदर डालो और चल दो। इस फोटो में आपने स्ट्रैप से अपने बैग को खींच रखा है ना? हाँ, खींच रखा है, सो दैट मुझे थोड़ा सा मतलब अपने आर्म से भी थोड़ी बहुत फोर्स मिल जाए, वही आगे की तरफ नोटिस पे पुश भी करके था, रखा है। क्योंकि लोड ज्यादा था तो थोड़ा हेल्प इससे भी मिलेगी इस ज़्यादा था, चीज। शोल्डर्स पे थोड़ा कम लोड आया इसलिए। हम्म। Got it। हाँ, और ये आगे चल रहा है मेरे जैक। तो हम दोनों पार्टनर्स थे इस सिलेंडर को ऊपर ले जाने में, हाफ तक ये, फिर मैं, फिर ये, फिर मैं, ऐसे। उन्होंने अपने पैर में ब्लू कलर का क्या डाला है? इसने इसे बोलते हैं गेटर्स। हाँ, सो कोई जब बता रहा था स्नो, मुझे, स्नो में हाँ पैर रखो तो। स्नो जाते, यहाँ पे स्नो नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर आगे स्नो है,
इस पैच पे नहीं है, इस पैच पे धूप अच्छी पड़ती है तो स्नो मेल्ट हो जाती है। हम्म, तो गेटर्स हेल्प करते हैं कि आपको आपके शू के अंदर स्नो ना जाए, क्योंकि स्नो के शू के अंदर अगर स्नो जाएगी तो फिर वो मेल्ट होकर पानी बनेगी और सॉक्स गीले कर देगी। got it। हम्म, वो आपको इंजरीज दे सकते हैं। गीले सॉक्स, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, फ्रॉस्ट निप हो सकता है, चिलब्लेन हो हम्म, सकती है, माउंटेन टर्म्स की इंजरीज हैं। समझ गई। हम्म। ये हम रेडी हो रहे थे अपने एचएमआई इंस्टीट्यूट से बेस कैंप जाने के लिए। ठीक है। ये वाली फोटो में तो उसमें, थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे, लाइक सबने क्या क्या कैरी कर, लाइक आपने एक बैग आगे भी डाल रखा है ना, हाँ वो डे इसमें, पैक है। इसमें हमारा तो ये मेरे क्या? बैग, जो मेरा ऑस्प्रे का जो बैग है, वही उसी हम्म, की, ये जो मैंने आगे टैग किया हुआ है ये उसी की अपर लिड है। सो ये अपर लिड डे पैक भी बन जाती है और एक्स्ट्रा सामान भी कैरी कर लेती है। अगर इसे रक्सक के साथ ही अटैच कर दो, बैकपैक के साथ अटैच कर दो, तो उसकी अपर लिड बन के काम करती है। उसमें भी सामान आ जाता है और इसे अलग से भी अगर आप डे पैक की तरह यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली कुछ सामान है, पावर बैंक्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह खाने पीने के लिए, रास्ते के लिए, क्योंकि ओके। 5 घंटे लग जाते हैं उसमें जाने में, जहाँ से रोड हिट तक, जहाँ से हमें उसके बाद फिर ट्रैक करना पड़ता है। तो एक सिक्किम में जगह है युक्सुम, एचएमआई दार्जिलिंग से युक्सुम के लगते हैं 5 घंटे। फिर हम जब युक्सुम पहुँच जाते हैं तो उस रात वहीं स्टे करते हैं, टेंट्स अपने पिच करते हैं, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम निकल लेते हैं ऊपर के लिए। तो पहले दिन हमें ठीक है। लगता है युक्सुम से शोका जाने के लिए अराउंड, अगर हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल लेते हैं तो भी हमें शाम के 3 से 4 बज जाते हैं ऊपर पहुँचते पहुँचते। हम्म, फिर शोका पे रुक के एक दिन हम एक्लेमेटाइजेशन लेते हैं। एक्लेमेटाइजेशन में क्या होता है कि हम जितने भी आप एल्टीट्यूड पे हो, जैसे शोका अराउंड 9,000 पे है, तो हम 10,000 हम्म, या 10,500 फीट पे जाते हैं, मतलब बेसिकली 1,000 या 1,500 फीट ऊपर। वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं हम्म, फिर वापस आ जाते हैं। तो एक थंब रूल है एक्लेमेटाइजेशन का कि वर्क एट हाई एंड स्लीप एट लो। तो एक्लेमेटाइज करना हाँ, है तो ऊपर बताया जाओ था। और फिर कुछ टाइम बाद जाओ जहाँ पे आप हो, तो बॉडी पर ये एक्लेमेटाइज हो जाती है नेक्स्ट डे। मैंने ये सब सुना है, तो मेरा यही था कि तो बहुत ज्यादा मेहनत है, तो पहले आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे सोओगे, फिर अगले दिन डबल ऊपर जाओगे है ना, फिर नीचे आके सोओगे, फिर अगले दिन और ऊपर जाओगे, ऐसे ही हाँ होता है ना? ऐसे ही है। तो लेकिन जब जिस दिन जैसे हम शोका पहुंचे हैं तो उससे अगले दिन जब हमने एक्लेमेटाइजेशन वॉक किया है, तो एक्लेमेटाइजेशन वॉक पे हम बैकपैक लेके नहीं जाते, सिर्फ हम नॉर्मल जाते हैं ऐसे ही, अपना डे पैक ले लिया वैसे ही पानी की बोतल वगैरह कैरी करने के लिए। फिर वहाँ जाएंगे, कुछ दिन हम रुकेंगे, फिर वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब हम जाएंगे तो फिर हम बैकपैक के साथ जाते हैं। ऐसा क्या, मतलब वो लास्ट टाइम जब जा रहे हो तो पूरा? नहीं, सो जो हाइल्टीट्यूड होता है वो स्टार्ट होता है 9,000 फीट से। हाँ। सो ऐसे में वहाँ की वेदर कंडीशंस, वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ का विंड वगैरह, इनको बॉडी से एक्लेमेटाइज करने के लिए कुछ थंब रूल्स बनाए गए हैं, जो हम्म, ओवर द पीरियड मतलब ऑब्जर्व करके ही बने हैं। वही तो कि हम नाइन डायरेक्ट, थाउजेंड से ज्यादा चल नहीं सकते ऊपर। हाँ एक थंब रूल है कि 3,000 फीट से ऊपर कभी भी क्लाइंब नहीं करना है। ओके। तो जो एक्सपीडिशन होते हैं वो भी अलग इसी टर्म्स पे होते हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही है कि आपको हम्म, 3,000 से ऊपर, तो जो इवन माउंट एवरेस्ट का भी है, उसमें कैंप 1 से कैंप 2 या कैंप 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से फिर समिट जब पुश करते हैं, तो उसमें भी कोई भी ऐसा बीच का कोई ऐसा पैच नहीं है जो 3,000 फीट से ज़्यादा है। हम्म, सब 3,000 के आसपास ही है, उससे कम ही है कुछ, ज़्यादा कभी नहीं होते। तो ओके। कैंप, इवन कैंप 2 और कैंप 3 की माउंट एवरेस्ट पे जो हाइट है वो सेम है, बट रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि पहले वो असेंड करते हैं, उसके बाद थोड़ा डिसेंड करके सेम हाइट पे ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो एल्टीट्यूड सेम है वहाँ पे, कैंप 2 और कैंप 3 पे, ठीक है। एवरेस्ट पे।
सो इसकी बात करें तो जब हम ऊपर जब क्लाइंब करते हैं तो जब हम 9000 फीट पे पहुंच गए हैं तो 9000 फीट पे पहुंचने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे ही पुश नहीं करते आगे के लिए कि हमें अपना फिर सामान उठा के सीधा आगे जाना है, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर हम 9000 फीट पे एक दिन रेस्ट लेते हैं। एक दिन रेस्ट लेने के लिए बाद फिर हम वहाँ पे कुछ ऊपर तक जाते हैं, 1500 फीट समथिंग। उसके बाद वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। कोई आज की इसकी फ्लोरा एंड फोना की कोई क्लास चल जाती है, या कुछ वेदर के बारे में आपको कुछ बता देता है, क्लाउड्स कैसे जनरेट होते हैं और क्लाउड्स हम्म को देख के वेदर कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स हम्म इनकी क्लास ले लेते हैं। तो बेसिकली वो क्लास की क्लास हो जाती है और आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, क्योंकि जितने टाइम हम्म तक आप वहाँ पे हो आप अच्छे से ब्रीदिंग कर रहे हो। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाते हो। फिर आप वापस आके 9000 फीट पे ही सोते हो। और अगले दिन ओके मॉर्निंग में फिर पूरा सामान लेके, जो भी सामान आपका था, फिर आगे के लिए करते हो। फिर जहाँ आपने एक्लेमेटाइज किया था उस रास्ते को भी आगे पीछे छोड़ के हम फिर और आगे जाते हैं। तो उसके बाद हम गए थे ये बेस कैंप से बाद, ये सॉरी शोका के बाद हम एक जगह है जोंगरी, जोंगरी गए थे। तो जोंगरी है 12000 फीट पे। ओके सो जोंगरी गए। तो जोंगरी हमने क्योंकि अच्छे से पुश कर लिया था, सो जोंगरी हम दोपहर तक लंच के टाइम तक पहुंच गए थे। हम्म तो जोंगरी में फिर हमने लंच किया, थोड़ी देर वैसे ही टाइम पास किया बैठे बैठे ऐसे ही। उसके बाद फिर शाम को, मतलब सनसेट से पहले, फिर हम एक्लेमेटाइज हम्म, वॉक के लिए फिर गए वापस। लेकिन बैकपैक लेके नहीं ओके। गए साथ में, सिर्फ अपना डे पैक, पानी की बोतल वगैरह कैरी करके फिर हम गए ऊपर 1000 फीट ऊपर। तो मतलब आपने सिर्फ नेसेसिटी सारी कर ली, पानी की बोतल, और क्या कैरी करते हो उसमें? पानी की बोतल हमेशा होनी चाहिए आपके पास। और आप आपको लग रहा है कि आप डिहाइड्रेट होते हो, ज़्यादा आप स्वेटिंग करते हो, तो आप फिर ओआरएस अगर आपको रखना चाहिए फिर उस केस में। हर किसी की बॉडी हम्म अलग यूज टू होती है, बॉडी किसी की कम स्वेट करती है, किसी की ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सो पानी तो हमेशा कैरी करना है। बेसिकली पानी आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से कार्बन को आउट कर देता है। तो जितना बॉडी से कार्बन आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर से मसल्स तक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम्म वहाँ वैसे ही कम है। ओके। तो तो हाइड्रेट होना सही। दो चीजें होती है ना, लाइक कुछ लोग पानी की बोतल कैरी करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग वो कौन से पैक्स होते हैं, क्या, हाइड्रेशन कुछ हाइड्रेशन पैक भी सेम ऐसे ही कुछ होते हैं। हाइड्रेशन पैक आपके यही होते हैं, ओआरएस मिक्स होते हैं, सॉल्ट एंड स्वीट, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसके। हम्म ओके। आपको लग रहा है कि आपको पानी के साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर लेते हो, हाइड्रेशन पैक्स यूज़ कर लेते हो। हम्म ठीक है। फिर एक्लेमेटाइजेशन वॉक के बाद हम फिर वापस जोंगरी आ गए, फिर नीचे जोंगरी सोए। और जोंगरी से फिर अगले दिन, नेक्स्ट दिन फिर हम कंटिन्यू, फिर हमने मार्च किया है बेस कैंप के लिए। फिर बेस कैंप पहुंच जाने के बाद, बेस कैंप था 15000 फीट पे। तो बेस कैंप पे रहने के बाद कुछ दिन वहीं रहे, वहीं ट्रेनिंग करी। फिर बेस कैंप से हम डेली जाते थे ग्लेशियर ट्रेनिंग करने के लिए, हम्म सो दैट हमें आगे इजी हो। तो ग्लेशियर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। ग्लेशियर ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम नीचे आके अपना एक दिन अपना इक्विपमेंट वगैरह रेडी करते हैं, अपना सामान रेडी करते हैं। और फिर हम करते हैं लोड फेरी। जो सिलेंडर वाली जो मैंने वीडियो दिखाई है वो लोड फेरी की है। अच्छा। तो उस केस में हमने 2 दिन लोड फेरी करी थी बेस एडवांस बेस कैंप जाने के लिए। पहले दिन हमने टेंट्स वगैरह पहुंचाए और हम्म राशन, फिर दूसरे दिन राशन और सिलेंडर पहुंचाया है। और तीसरे दिन फिर अपना सामान लेके हम ऊपर चले गए। ओके। आई गेस ये कोई, ये तो उसकी, इसकी ऑडियो आ रही है। नहीं। ऑडियो का इशू है इसमें, आवाज़ कैसे ही कम है। सो ये सिलेंडर ले जाते हुए की वीडियो है। ये okay, बिट्टू भाई लेके जा रहा है अब आ रही है। एलपीजी सिलेंडर। हमारा टीम ऑफ 3। अब वो नॉर्मल चल रहा है, जो पीछे जिसकी सांस चल रही है जो बात कर रहा है। और मैं हम्म इस साइड पे ब्रीदिंग बहुत फास्ट होती है। लौड़े लग गए सबका। ओके। सॉरी सॉरी फॉर द लैंग्वेज। सारे कोई बात लड़के। नहीं। मजा है। हम्म ही इज जैक। हम्म
साइड में एक पीक दिखाई दे रही है, वो है माउंट रेनॉक। श्रीनगर में। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये कहाँ वो बोला? सिक्किम में। दार्जिलिंग, सॉरी, सिक्किम में सिक्किम, हाँ। सिक्किम में सॉरी। हाँ, ठीक है। दार्जिलिंग में इंस्टीट्यूट है, और जहाँ ट्रेनिंग होती है और ग्लेशियर ट्रेनिंग वगैरह वो सब कुछ सिक्किम में है। ओके। हम्म, तो ये थी वीडियोस। ओके। और कुछ वीडियोस वगैरह पड़ी होंगी मेरे पास, लेकिन वो ढूंढनी पड़ेंगी सारी की सारी। कुछ रिगार्डलेस, कुछ और कोई कोई एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहता है, कोई ट्रैक का? बॉडी वेट एंड इसके रिगार्डिंग, बैलेंस के रिगार्डिंग। नहीं, मतलब किसी भी बारे में बात करें बस। वो तो आ ही जाएंगे 5-6 मिनट। तो एक, जब मैं अपनी बेसिक माउंटेन ट्रेनिंग में था, तो हम लोड फेरिंग कर रहे हम्म। थे। लोड फेरी में मेरे पास वेट हो गया था, मेरा एक बैचमेट था जिसकी उस हम्म। टाइम नी में प्रॉब्लम थी। तो उसने बोल दिया था कि मैं अच्छा। ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर पाऊंगा, और मैं अनविलिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे घर नहीं जाना। हम्म। सो आई, तो मैं, हाँ, रोप लीडर था उस टाइम पे, तो मैंने फिर अपने उसी का जो वेट था, मोस्टली वेट उसका हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपस में ही। तो वही ओके। सेम कंडीशन की जो बैग्स थे वो इशूड वाले थे मेरे पास, उस टाइम मेरा बैग नहीं था। हम्म। सो वो बैग्स ऐसे थे कि उन्होंने सीरियसली बहुत ही हर्ट किया शोल्डर्स को। तो मेरे पास वेट था अराउंड 24 kg, और हम जा रहे थे उस टाइम, इसमें अरुणाचल में जगह पड़ती है एक, जिमीथांग से मीराथांग। ओके। मीराथांग का हमारा बेस कैंप हुआ करता था। तो मीराथांग के लिए लोड फेरी कर रहे थे। वो 3 घंटे या समथिंग 4 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन उसने सीरियसली बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन किए थे, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ बैकपैक ही ऐसे थे सारे के सारे, बैड क्योंकि बैकपैक्स। हाँ, उनका शोल्डर पे ही आता था। आप उसे कितने ही अच्छे से टाई कर लो, वो या तो लूज हो जाएंगे, या फिर वो धीरे 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 पूरा वेट शोल्डर पे आने लगेगा। तो लाइक आपने क्या क्या रियलाइज करा दोनों बैकपैक्स में डिफरेंस? बैकपैक्स में मैंने, जब मेरे पास ये जो पहले वाले बैकपैक्स थे, तो शोल्डर पे पूरा वेट शोल्डर पे आता था इनका। वो बहुत फटीग हम्म। देते थे। मतलब आपको मन करेगा कि आप बैकपैक उतार दो, निकाल दो, आपको थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए। क्या आपके अंदर कितना ही इंडोरेंस है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो आपको तोड़ देते हैं। क्योंकि उस एल्टीट्यूड पे एक 1 kg भी आपको 3 kg के बराबर लगता है। ऑक्सीजन और कम है, आप लाइक ब्रीथ फास्ट कर रहे हो। जो बॉडी बैलेंस है वो सिर्फ मीना आवाज रिपीट हो रही है। हम्म। मैं बोल रही हूँ कि जो बॉडी बैलेंस है वो सिर्फ बैकपैक से नहीं होता है, एक शूज वगैरह और जो आप स्टिक्स कैरी करते हो चलने के लिए, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। शूज़ का मैं बताता हूँ कि शूज़ होने चाहिए। शूज़ में दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसका सोल, जो आपको हम्म। इनर कंफर्ट देता है। एक उसका आउटर सोल नीचे की तरफ, जो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। और एक उसकी एंकल लेंथ और उसकी फिटिंग, जो आपको नी इंजरी से, ये सॉरी, एंकल इंजरी से बचा लेता है कई बार। सो ओके। शू ऐसा होना चाहिए कि आपका एंकल से थोड़ा सा हाई होना चाहिए, सो दैट अगर वो इतना अच्छे से टाई होना चाहिए कि अगर कभी गलती से पैर मुड़ जाए, जो कि मुड़ता ही ऑब्वियसली, आप रोड पे नहीं चल रहे होते, आप पत्थरों पे चल रहे होते हो, तो कोई भी पत्थर हम्म। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ और आपका पैर मुड़ जाता है। तो उस केस में अगर शू अच्छा होगा तो आपके एंकल को बचा लेता है। मतलब बहुत चोटें लगती हैं, लेकिन इतनी नहीं लगती कि वो हादसा बन जाए, इंजरी हो जाए कि कोर्स खत्म हो जाए। तो थोड़ा बहुत, हाँ, पैर मुड़ जाता है, लेकिन वो पैर को फ्रैक्चर से या टूटने से या फिर मसल पुल होने से बचा लेता है। हम्म। और अंदर से कंफर्टेबल होगा तो ऑब्वियसली कि आप ज़्यादा ट्रैक कर पाओगे। आपको अपने पैरों के नीचे इंसोल में ज़्यादा वो बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होंगी। क्योंकि आपके, एक तो ओके। आपके पास आपकी जो सोल हैं, आपके इंसोल्स जो हैं, वो आपका बॉडी वेट ले रही हैं। साथ में आपने एक्स्ट्रा कैरी किया हुआ है 20 kg 25 kg जो भी है, उसका भी वेट हम्म। आपके नीज पे और आपके इसके इंसोल पे ही आता है। तो कुछ टाइम बाद चलने के बाद फिर इंसोल में बर्निंग सेंसेशन फील होती हैं।
बात रही इस ट्रैकिंग पोल की, हाँ ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। पहले मैं यूज़ नहीं करता था, हमेशा मुझे लगता था कि ट्रैकिंग पोल तो बस वो वाला माइंडसेट था कि एजड लोग यूज़ करते हैं। लेकिन सीरियसली जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया इसे, तो मुझे लगा कि मैंने अपने लाइफ के जितने भी टाइम मैंने अपने माउंटेन में रहा है, मैंने अपने घुटने खराब किए हैं ट्रैकिंग पोल ना यूज़ करके। ट्रैकिंग पोल्स इतने अच्छे होते हैं कि आपको एक तो स्टेबिलिटी देते ही हैं। सीरियसली आपको अगर थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप इधर उधर बॉडी बैलेंस आपका इधर उधर जा रहा है, तो ट्रैक पोल लगाने से आपका बॉडी वेट सेंटर में आ जाता है, आप गिरने से बचते हो। और ये जब आप डाउन हिल आते हो, तो डाउन हिल में आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं नीचे उतरने में, तो आपके शोल्डर्स पे, आपके नीज पे बहुत कम वेट आता है। मतलब जो जर्क फील होता है कई बार, आप जैसे स्टेप डाउन हो रहे हो, आपके पास आपका तो बॉडी है ही है, आपके पास ऊपर से वेट भी है। तो जब बैग आप भी नीचे था। पैर रखते हो डाउन हिल्स में आते टाइम, तो आपके नी पे ही सारा जर्क आएगा, बार बार आएगा, वो झटके लगते रहेंगे नी में। लेकिन जब ट्रैक पुल होता है तो आपको कुछ कुछ किलोज वो आपके कम हो जाते हैं, और एक अच्छी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। तो हाँ, अब मैं कहीं भी ट्रैक करता हूँ तो मैं ट्रैक पोल जरूर यूज़ करता हूँ। दो ना करूँ तो एटलीस्ट एक तो करता ही करता हूँ। अच्छा, और क्या चीज़ें हेल्पफुल होती हैं बैलेंस बनाने के लिए? बैलेंस के लिए टो टू अगर हेड काउंट करें तो सबसे पहले शू, अच्छे शू होने चाहिए जिनके अच्छे अंदर ग्रिप होनी चाहिए। वाइब्रेम वगैरह की कुछ सोल आती हैं, वो अच्छी होती हैं, वो होती हार्ड है सो दैट हर सरफेस पे चल जाती हैं। बहुत हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट कंपाउंड भी होता है उनके अंदर। फिर उसका इंसोल अच्छा होना चाहिए सो दैट वो इंसोल को, इसका आपके पैरों को थोड़ा सा बहुत बर्निंग सेंसेशन फील ना हो, कंफर्ट में रहे चलते हुए भी और खड़े खड़े भी। एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए सो दैट कभी अगर गलती से अगर पैर मुड़ जाता है तो मेन जो मेजर इंजरीज होती हैं उनसे बचा जाए। और इसके बाद अगर द ट्रैकिंग पोल बॉडी बैलेंस में बहुत हेल्प करते हैं, आपके नीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर लास्ट में तो और सबसे प्रायोरिटी में बैकपैक तो है ही। वो लोड मैनेजमेंट में हेल्प करता है ना? लोड मैनेजमेंट में, और मतलब वही है, अगर अगर बैकपैक बैलेंस। आपका ठीक नहीं है तो आपको वो आपके लिए वर्स्ट सिनेरियो होगा कि नाइटमेयर बन जाएगा अगर बैकपैक ठीक नहीं हुआ तो। और बैकपैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बैकपैक को आपने पैक कैसे किया है, कौन सा सामान आपने कहाँ डाला है, और अब बैकपैक को आपने टाई कैसे किया है अपनी बॉडी के साथ में। टायर्स है। टाई मतलब जैसे बैकपैक्स को आपने कैरी कर लिया अपने शोल्डर्स पे, तो अगर आपने वेस्ट बेल्ट को अच्छे से नहीं किया, टाइट नहीं किया, तो अगेन वो शोल्डर्स पे ही आएगा। वेस्ट बेल्ट ज़्यादा टाइट कर ली है, आपको लगा कि नहीं मुझे तो शोल्डर बिल्कुल चाहिए, फील चाहिए, तो आप चलते हुए तो आप ब्रीदिंग करोगे तो फिर आपके वेस्ट को, आपके टमी को थोड़ा सा टाइटली, वेस्ट में। हाँ टाइटली रहेगा तो फिर वो वैसे ही पेन करेगा। फिर आप अ, जैसे बैकपैक होता है तो बैकपैक के अंदर स्ट्रैप्स होती हैं बाहर की तरफ, बाहर वाली स्ट्रैप्स जो बैग के डायमीटर को कम करती हैं बेसिकली। जैसे बैग में मैं बैग ढीला है बिल्कुल और उसमें भरता जा रहा हूँ मैं सारा सामान, तो वो सारा सामान नीचे ही डंप होता रहेगा और वो कद्दू की तरह बन जाएगा लाइक, है ना। तो उस समझ केस नहीं में आया मुझे। जैसे आपका स्कूल बैकपैक है ना, जब स्कूल जाते थे आप तो उसमें आप एक बुक रख रहे हो और स्ट्रैप से, बाहर की स्ट्रैप से उसे टाइट कर रहे हो, तो उसकी जो बैग की जो विड्थ है, विड्थ तो सेम रहेगी, बैग की जो मतलब पीछे से की जो पीछे से जितना बाहर निकला है बैग, तो वो अभी क्लोज होगा, अच्छा। है ना। तो वो जितना आपकी बैक से क्लोज रहेगा, आपको जो पीछे वाला जो जो पुश मिलता है जो बैक का, कि आपको बैक पीछे खींच रहा है, वो उतना ही कम फील होगा। तो अपना सामान इस तरीके से कैरी करना पड़ता है कि अपना सारा सामान डाला, उसके बाद बैग को फुल टाइट कर दिया पीछे से उसके स्ट्रैप्स को। इसको समझ ओके। में नहीं आएगा, कैसे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। स्क्रीन शेयर पे ही है अभी भी। हाँ,
ये दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये प्रे फ्लैग से ऊपर एक स्ट्रैप है, हॉरिजेंटल। हाँ, कहाँ दिख रही पे? है। अब ड्रॉ करना है उस पे। अगर इस पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक बार ये जीए को ये साइड पे, एक बार ये जीए को साइड पे। ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, समझ में आया। um, um, एक तो ये अच्छा वाली ठीक स्ट्रैप है। और एक ये वाली स्ट्रैप, ओके, ओके। है ना। सो ये स्ट्रैप को जितना आप लूज कर दोगे तो आपका बैग फूला फूला सा लगेगा, और उसमें जो भी सारा सारा वेट है वो पीछे की हाँ, तरफ आ जाएगा। हाँ, आपने सामान किया पैक और स्ट्रैप को जितना आपने टाइट कर दिया, उसके बाद फिर आपका जो जितना भी मेजर वेट है वो सारा सारा आपकी वेस्ट के पास रहे, इसकी वेस्ट और आपकी बैग के पास रहेगा। हम्म, हम्म, समझी। तो जितना तो बैग के ये पास रहेगा इम्पोर्टेंट उतना फीचर है, ये बैलेंस में हेल्प इम्पोर्टेंट मिलेगी। फीचर है। हाँ, तो इससे हेल्प मिलती है। हाँ बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि ये बैग मोटा होगा तो आपको पीछे की तरफ खींच के, आपको हमेशा झुक के चलना पड़ेगा। जैसे मैं सिलेंडर हाँ, कैरी कर रहा था पोस्चर तो भी मैटर तुमने देखा था करते उसमें हैं। फोटोज में, हाँ मैं उसे स्ट्रैप को खींच रहा था और आगे की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि मुझे बैग पीछे की तरफ खींच रहा था। अभी हम्म, सिलेंडर है उसके अंदर, उसके स्ट्रैप भी टाइट करूंगा तो सिलेंडर को टाइट नहीं कर सकता ना। हम्म, हम्म, इसमें तो बैग में तो कपड़े हैं, तो कपड़े हैं बाकी सामान, उनको तो स्ट्रैप टाइट करके टाइट किया सॉफ्ट जा सकता चीजें। है, इस सिलेंडर को नहीं किया जा सकता। अच्छा। एनीथिंग एल्स लाइक एक्स्ट्रा चीज, मतलब एक्स्ट्रा में तो आप लोग पोल्स कैरी करते हो ना? हाँ बाकी तो अगर सब अगर कुछ वैसे बॉडी देखा के जाए ऊपर तो ही होता है। एक्स्ट्रा में ट्रैकिंग पोल से होते हैं, और ट्रैकिंग पोल बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, मेरे को कोई बता रहा था, मुझे बहुत अच्छा समझा रहे थे वो कि ट्रैकिंग पोल्स इम्पोर्टेंट, मतलब वो एडजस्टेबल भी होते हैं ना? एडजस्टेबल भी होते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो आपको आप, और हम्म, लाइट वेट होते हैं, इतने भारी भी नहीं होते, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। हाँ, वही। स्टील के था किस, क्या मेटल किस पे थे? एल्युमिनियम अलग रहता है, आप जितना अच्छे लोगे अच्छा, उतना, मतलब बेसिकली तो एल्युमिनियम होते हैं, और अच्छे लोगे तो फिर एल्युमिनियम एलॉय और स्टील एलॉय होते हैं। ओके। तो ऐसे भी नहीं होते कि मतलब फ्रेजाइल भी नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं काफ़ी, हम्म, अनटिल अनलेस आप ठीक, जानबूझ के ठीक। ही ना तोड़ना चाहो तो। ऑफ कोर्स। तो मेंशन करा था कि वही पोल्स फिर आपके टेंट के रॉड्स भी बन जाती हैं। वो टेंट्स के ऊपर आकर मेरे पास डोम टेंट्स हैं, और इनफ मेरे पास उसकी अंदर की ये स्टिक्स हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। हम्म, हाँ अगर आप जैसे कि एक टारपोलिन टाइप का टेंट ले रहे हो, मतलब इम्प्रोवाइज्ड बना रहे हो आप कुछ टेंट, एक लाइक एक कोई कारपेट है जैसे, तो हम्म, एक कोई प्लास्टिक का कारपेट है सही, इस टाइप का कोई रेक्टेंगल शेप में, तो उससे ट्रैकिंग पोल से आप उसका टेंट बना सकते हो। तो वो अच्छी बात ही है ना, मतलब दो चीजों का वेट नहीं कैरी करना पड़ेगा। नहीं लेकिन वो जो इम्प्रोवाइज टेंट है वो चलते नहीं है ना, उस एल्टीट्यूड में तो आपको डोम टेंट ही चाहिए जो आपको हवा से बचाएं, आपको स्नो से बचाएं। अच्छा। इम्प्रोवाइज्ड है वो, इम्प्रोवाइज मतलब आपको जरूरत पड़ गई है कि आपको आज रात काटनी है कैसे भी और बचना है, तो सिर्फ थोड़ी बारिश हाँ, है, हल्की बारिश है, थोड़ा बहुत मिस्ट आ रहा है, फॉग आ रहा है, उससे बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हो वैसे। समझ गई। ट्रैकिंग पोल का मेन काम तो बस ट्रैक्स पे ही वैसे ही है, चलने में ही हेल्प करता है वो। इम्प्रोवाइज तो आप कुछ भी बना सकते हो उससे, आई कैसे वाज थिंकिंग जैसे कि अगर ये इनोवेशन करी है तो ट्रैक हेल्पफुल है पे कि ये। आप भेड़ों को चरा सकते हो, डंडा लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ फालतू की बातें। हाँ, ओके।
Anything else? और तो कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताओ, उनका जवाब दे Um, सकते question. एक मिनट. मतलब कुछ ऐसा है कि specific time that you start feeling discomfort. हो। हाँ, बैग के साथ ही मेरे साथ हुआ है, और शू के साथ भी हुआ है। सो मैंने एक ये सो कॉल्ड डी कैट से एक शू खरीदे थे 4 क्लास के, जो वाटरप्रूफ थे। लेकिन कोई भी चीज़ कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होती अनटिल अनलेस वो अगर प्लास्टिक की ही ना हो तो। Okay. बट अगर प्लास्टिक की होगी तो फिर वो ब्रीदेबल नहीं होगी, ऑब्वियसली। Hmm. ब्रीदेबल नहीं होगी तो आपको फिर वैसे परेशान करेगी, स्वेटिंग ज़्यादा आएगी आपको। तो शू मेरे एक बार हाँ. पानी में कुछ जाने से ही भीग गए थे। फिर उसके बाद सॉक्स गीले हो गए, और लेकिन उस दिन बारिश भी थी, तो हम सुबह 4 बजे निकले थे। सुबह 4 बजे से लेके 2 बजे तक कंटिन्यू ट्रैक किया था हमने। तो पैर Hmm. के नीचे अंदर तक ब्लिस्टर्स आ गए थे, Oh. क्योंकि सॉक्स गीले हो गए थे बारिश की वजह से। हाँ, हाँ, हाँ. और शू में पानी चला ही जाता है, थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर गया, धीरे धीरे पानी जाने लगा। तो एक लिमिट तक ही कोई चीज़ वाटरप्रूफ होती है, उसके बाद बेसिकली सारी चीज़ें वाटर रेपेलेंट होती हैं। इन्हें वाटरप्रूफ के नाम से बेचना भी धोखा बेचना. ही है। कोई कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होती चीज़। हाँ, वही. Okay. Or like, where do you feel your most strain सबसे ज़्यादा? Like shoulder, back or hips? Right. बैकपैक के केस में शोल्डर्स, और दूसरे किस केस में? शोल्डर एंड शोल्डर ब्लेड, वो भी काफ़ी पेन करती हैं। Regardless कोई भी बैग लिया हो. हाँ, अगर वो बैकपैक अगर आपके अच्छे से फिटिंग नहीं है, आपकी आपकी कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी का पार्ट बन जाती है तो फिर आपको फील नहीं होता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा मतलब बॉडी से अच्छे से मैनेज्ड है पूरा, अभी with कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको बार बार वो एडजस्ट करना पड़ रहा है, स्ट्रैप टाइट करने पड़ रहे हैं, तो फिर वो परेशान ही करता है। And what do you adjust first and why? सॉरी। Like आपने सब कुछ डाल वाल लिया, आपने ट्रैक स्टार्ट कर ली, तो what do you end up adjusting first? Like दोबारा से क्या adjust करना है फिर? जैसे And why? अगर प्लानिंग सही है तो अगर किया है कि मुझे ये सामान डालना है, और वहाँ जाते ही मुझे सबसे पहले कुछ जैसे जैकेट चाहिए। अभी तो मैं ट्रैक करूँगा तो मैं डाउन जैकेट नहीं पहनूंगा, राइट, क्योंकि हम्म. स्वेटिंग ज़्यादा होगी, वो गर्म ज़्यादा रहती है। सो ऐसे डाउन जैकेट को मैं सबसे ऊपर रखूँगा, सबसे ऊपर रखूँगा या हम्म. बैग के बाहर की तरफ रखूँगा जहाँ से इजी एक्सेस हो। सो फटाफट अगर जैसे मैंने कहीं बैग उतारा और वहाँ हवा चल रही है तो मैंने जैकेट पहन लिया। इन केस अगर मुझे लग रहा है कि मानसून सीज़न है और बारिश हो सकती है, तो मैं डाउन जैकेट अंदर रखूँगा और अपना जो रेन जैकेट है उसे ऊपर की तरफ रखूँगा, सो दैट जैसे ही जरूरत पड़ी तो अपना रेन जैकेट या पोंचो मैं तुरंत के तुरंत डाल लूँ। अच्छा. उसके बाद तो जहाँ बैकपैक निकाल ही देते हैं, जब टेंट्स में पहुँचने के बाद, किसी कैंप साइट पर पहुँचने के बाद, फिर तो आप आराम से अपने टेंट्स के अंदर कैसे भी कुछ भी सामान एक्सेस कर सकते हो उससे। मेन रहता है मैं. बारिश के टाइम पे। बारिश के टाइम पे सबसे ज़रूरी है कि आपका रेन जैकेट आपका एक्सेसिबल होना चाहिए विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर। बारिश आई, फटाफट हम्म. आपने रेन जैकेट निकाला, पहना, पोंचो पहना और बैग डाल दिया। समझ गई. और लाइक आप एडजस्ट क्या चीज सबसे पहले करते हो? शोल्डर स्ट्रैप, सॉरी बैकपैक में। इन जनरल, लाइक क्या चीज में ऐसी दिक्कत है कि बार बार एडजस्ट करना वही पड़ जाता है? एक बार अगर स्टार्टिंग अच्छे से की है कि पता है कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, कैसे करना है, सो फिर दोबारा तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले जब मतलब बिगनर थे तब जरूरत पड़ती थी,
बार बार एडजस्ट बार करने की, बार बैग को बैक को एडजस्ट करने की, रेस्ट करने की, बैक को थोड़ा सा हेल्प लेके थोड़ा और ऊपर उठा के थोड़ा सा टाई करने की कोशिश करते थे। अब तो फिर मतलब हो जाती है खुद से ही। ओके। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो अपहिल वर्सेस डाउनहिल, मतलब डिफरेंस क्या है? अपहिल में अगर जैसे सेम वेट है आपके पास, तो अपहिल में आपकी बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई रहती है, हम्म। बट आप कंटिन्यू झुक के नहीं चल सकते, है ना। तो अच्छा। रेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा तो स्ट्रेट होना ही पड़ता है। तो जब आप स्ट्रेट होते हो हम्म। और आपका बैकपैक अच्छे से पैक नहीं है, उसका जो लोड है वो बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, पीछे की तरफ और ज़्यादा जा रहा है, तो आपको पीछे पुश करेगा वो, तो उस केस में वो आपकी वेस्ट पे पेन करेगा। हम्म। क्योंकि आपकी वेस्ट से ऊपर थोड़ा जो कमर का पार्ट है, उससे ही आपको मतलब अपनी कमर झुकानी होती है, अपनी बैक झुकानी होती है, बैक स्ट्रेट करनी होती है। तो अगर लंबा ट्रैक है तो फिर आपकी वेस्ट कम दर्द करने लगेगी। और डाउन अच्छा। हिल्स में आते टाइम आप आगे नहीं झुकते हो, स्ट्रेट ही चलते हो, तो उस केस में भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका बैग आपको पीछे ना गिरा दे, क्योंकि आप स्ट्रेट चल रहे हो, आप झुक के नहीं चल रहे हो। हम्म। ओके। एंड हाउ डज योर बैग बिहेव व्हेन यू फास्ट? माई बैग बिहेव एट स्पीड मतलब फास्ट। जब बहुत तेज से चलो तो बैग में क्या है, शायद like वो झूलने लग जाता है या ज्यादा ये पेन करता है, सीरियसली क्या होता है? अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। सब बैग के अंदर जो नॉर्मल बैग होते हैं वो तो आप जब चलोगे, फास्ट चलोगे, तो आपकी बॉडी को उतना ही जर्क फील होगा। हम्म। तो जब आप तेज चल रहे हो, शोल्डर पे बार बार प्रेस होगा वो, शोल्डर को पूरा वेट शोल्डर पे आएगा और बार बार आपको शोल्डर पे हिट करेगा। और कुछ बैकपैक्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑस्प्रे का है, ड्यूटर है, और भी हैं कुछ, उनके अंदर एक एंटी सस्पेंशन आता है, तो वो थोड़े से बहुत एडजस्टेबल होते हैं अपने फ्रेम के साथ। जो उसकी शोल्डर स्ट्रैप होती है, वेस्ट स्ट्रैप होती है, वो एक फ्रेम से अटैच होती हैं। तो फ्रेम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तो जब आप चलते हो और थोड़ा फास्ट भी चलते हो, तो वो पूरा जर्क आपके शोल्डर से आपकी वेस्ट पे नहीं आता, वो कम कर देता है उसको। इट वर्क्स लाइक ए स्प्रिंग थोड़ा सा, तो उससे काफ़ी मिल जाती है। फिर वही बात आ गई ना, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड ऑफ बैग। हाँ, यही है कि किसमें मतलब वो एंटी इसका एंटी ग्रेविटी सस्पेंशन वगैरह किसमें है, तो वही हम्म। हेल्प होते हैं। पहले व्हाट माउंटेन्स में मेक्स यू यूज होते थे, सॉरी, बोलो बोलो आप कंप्लीट। पहले माउंटेन्स में जो यूज होते थे लोड फेरी के लिए, बैकपैक यूज होते थे जिनके अंदर एक लोहे के पाइप का फ्रेम हुआ करता था। मतलब बेसिकली वो पूरा फ्रेम है, आपने फ्रेम ही अपनी बॉडी के ऊपर टाई किया है, उसके ऊपर बैकपैक को फिट कर देते थे। हम्म। अभी जो है वो टाइम के साथ वो चीज़ें मिनिमल होती मतलब अब इतनी अच्छी हो गई है कि वो फ्रेम ही आपका बैक का पार्ट है, और वो फ्रेम ही आपको ऐसे मतलब हाई स्पीड में भी आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा। ओके। और लाइक जैसे आप बताए थे कि फर्स्ट आपने जब स्टार्ट किया था कि आपको भाग के कंप्लीट करना था, हम्म। तो उसमें आपका यही एक्सपीरियंस रहा होगा? हाँ, आके कंप्लीट किया था उस टाइम पे, मेरा मेरा पर्सनल बैग था मेरे पास, मतलब जो इशूड बैग था वो भी था, बट मुझे पता है क्योंकि ये हम्म। ट्रैक मुझे भाग के कंप्लीट करना पड़ेगा, सो मैंने अपना बैकपैक यूज़ किया था, अच्छे से पैक हम्म। किया, और भागने में मुझे सीरियसली कोई कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि उसमें एंटी बैग सस्पेंशन क्योंकि जो आपका वाला अच्छा था तो वर्क उसने कर इशू नहीं करा होगा। रहा। हाँ, फिर वही सेम बात आती है, मैंने दूसरे अपने साथ वाले के बैचमेट्स को, लड़के लड़कियों को देखा था कि जो झुक के चल रहे थे, क्योंकि उनका बॉडी वेट ऐसा था कि पीछे की तरफ पुश कर रहा था, तो उन्हें झुक के चलना पड़ रहा था, ट्रैक पोल्स का मतलब सहारा ज़्यादा लेना पड़ रहा था, ट्रैक पोल से खुद को पुश हम्म। करना पड़ रहा था। वहीं अगर मेरा बैकपैक अगर सही है, मेरी बैक और मेरी वेस्ट के साथ सही है, तो फिर मैं स्ट्रेट भी चल रहा था। वही। और फिर बॉडी पेन भी कम हुआ है? हाँ, बॉडी पेन मतलब लेग्स में ही हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली उठाना तो लेग्स को ही है सारा वेट। लेग्स को?
शोल्डर वगैरह हम्म, उतने पेन नहीं हुए जितने जितने मैंने पहले पेन किए, मतलब पेन फील किया है मैंने दूसरे बैकपैक्स में। हम्म, अ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। हम्म। What makes you feel stable throughout the journey and unstable? इन दोनों का ही आंसर बैकपैक है। क्या अगर इम्पोर्टेंट है बैक बैकपैक? बहुत इंपॉर्टेंट है बैकपैक। इंपॉर्टेंट तो इसी पे मतलब काम अगर आप कर लेती हूँ। ट्रैक कर रहे हो तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप निगलेक्ट कर सकते हो, कुछ को नहीं कर पाओगे आप। हम्म, इवन आपका अगर जैसे आप चल रहे हो और आपने सॉक्स पहना हुआ है, अगर वो सॉक्स थोड़ा सा भी लूज है और वो कहीं से हम्म, डबल फोल्ड हो गया, लाइक जैसे हो जाता है ना, सॉक्स पहनते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, उसके पैर के नीचे से थोड़ा सा डबल फोल्ड हो जाता है कई बार वो लूज होने की वजह से, तो वो भी आपको ब्लिस्टर कर सकता है ट्रैक्स पे। अच्छा। तो बैकपैक तो मतलब कि काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है। वो आपकी बॉडी का आधा हिस्सा तो बैकपैक ही है, आपकी वेस्ट से लेके आपकी नेक तक बैकपैक ही आपकी बॉडी के साथ अटैच है। तो उसके अंदर अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है वो। तो मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस साथ वालों के, जो खूब अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे अच्छे ट्रेनीज थे, जिनको बैकपैक्स की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। समझ गई। मतलब जिनके बैकपैक ने उन्हें लिटरली रुला दिया था आंसुओं से। अच्छा, मतलब शूज वगैरह में पेन वगैरह तो भी वो मैनेज हो जाता है, पर बैकपैक नहीं होता। हाँ मतलब बैकपैक था, वही मैं पंडम ट्रैक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडोरेंस टेस्ट है, तो आप लाइटली नहीं ले सकते कि चल आराम आराम से चल देते हैं या फिर बाद में आ जाएंगे, तो वो वाला सीन नहीं है। तो आपको करना ही है, आपको टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, तो आपको खुद को पुश करना पड़ता है। तो आपको कितना ही पेन हो रहा हो तो आपको तब भी पुश करना पड़ेगा, और जितना पेन होगा, जितना ज़्यादा पुश करोगे तो उतना ज़्यादा पेन और होगा। हम्म, अगर बैकपैक अच्छा नहीं है और आपको भागना भी पड़ रहा है तो आपके शोल्डर्स पे तो जाएगा ही जाएगा वो। किसी समझ। को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को नेक में प्रॉब्लम होती है। सो ये शोल्डर का पेन धीरे धीरे चलते चलते सर्वाइकल तक चला जाता है। बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। और हो ही जाता है, आपको मतलब लगेगा कि हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल है, धीरे धीरे बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ओके। एंड want to change in your current bag? अभी अपने बैग में कुछ भी रैंडम थिंग आपको लगता है पॉसिबल हो या ना हो, बट स्टिल हम्म, कभी माइंड में आया? अपने बैग से तो मैं वैसे हैप्पी हूँ, ठीक ही अच्छा है। अरे, चलो आप हैप्पी भी हो, बट लाइक अगर ऐसे ऐसे उड़ने उड़ने लग जाएगा बैग तो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ, सो इस बैकपैक में क्या और हो सकता है? इससे लिमिट करके मत सोचो, क्योंकि आप हैप्पी हो, ठीक है? अगर किसी का बुरा बैकपैक हो तो वो तो आपके बैकपैक को डिस्क्राइब करता है ना, आइडियल बैकपैक। हाँ। सपोज आपका ही आइडियल बैकपैक है, तो और क्या हो सकता है इसमें? बहुत थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है सीरियसली, क्योंकि एटलीस्ट जब बैकपैक में, हाँ इसकी जो ये ना कि एक बैकपैक में होना चाहिए, इसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं ये सीरियसली अनोइंग है। ये जो इसकी स्ट्रैप्स होती हैं ये जितनी आपने टाइट करनी थी आपने टाइट कर दी, तो जो बाकी बच जाती हैं वो बहुत इरिटेट करती हैं, हम्म, वो ऐसे ही लटकती रहती हैं। अच्छा, मतलब रोल या कुछ टक करने का होना हाँ, चाहिए। टक करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे बैकपैक में है, लेकिन हर जगह नहीं है वो। मतलब जो वेस्ट बेल्ट है उस पे भी हर है, एक स्ट्रैप में नहीं है। हर एक स्टेप में नहीं है। तो जो वेस्ट बेल्ट है उसमें है दोनों तरफ, उसमें टक करने के लिए है, बट वो निकल जाती हैं चलते चलते, कई बार अपना ही हाथ लूज लग। हो गई है या क्या हो गया? सॉरी। वो लूज लूज हो गई है या नहीं फिर? होती, जैसे कि वो वेस्ट पे ही है, अब मेरा हाथ है, मैं चल भी रहा हूँ तो हाथ तो मूव हम्म, करता ही है, तो कई बार हाथ लगते लगते धीरे धीरे वो, क्योंकि लॉन्ग ट्रैक है ना, तो फिर वो नीचे लटक अच्छा। जाती है। वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालती कुछ भी वो, बट वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है। हम्म, गॉट इट। इस पे ध्यान रख सकते हैं। हाँ ये है एक पॉइंट। और
इसके जो बहुत से बैकपैक्स के देखे मैंने, इसके तो ठीक ही हैं ऑस्प्रे के, तो बाकी देखा है कि जो बहुत से बैकपैक होते हैं जिसके जो बकल्स होते हैं ये बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं। आपका मतलब आप अच्छा अच्छा। फैब्रिक में कर सकते हो कुछ भी, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, लेकिन जो इसके स्ट्रैप्स हैं, इसकी जो पैडिंग्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए हमें। ओके ओके, गॉट गॉट। एंड हाउ मेनी टाइम्स, लाइक हाउ ऑफन डू यू एडजस्ट योर स्ट्रैप्स? हर 10 मिनट, हर 15 मिनट, हर 1 घंटा, खराब कैसे? बैकपैक के साथ में हर 5 मिनट में भी, ओ गॉड। सीरियसली। एक मेरा बैकपैक था, वो बार बार लूज हो जाता था, उसे पकड़ पकड़ के खींचना पड़ता था मुझे। फिर ये होता था कि जैसे जिस स्ट्रैप को हम खींचते हैं ना टाइट करने के लिए, मुझे उसी पे नॉट डालनी पड़ती थी, सो समझ दैट गई ये समझ गई। इससे पीछे ना जाए। तो उसके लास्ट एंड पे मैंने वहीं पे नोट डाल दी, सो दैट इससे पीछे ना जाए वो। बट उसका ये होता था कि फिर नोट मुझे बैग में उतार दूंगा, जैसे निकाल दिया, फिर मुझे दोबारा से बैग को, मतलब बैग को लेने के अनटाई लिए करना फिर से होगा। अनटाइट करना पड़ेगा उसे, क्योंकि लूज करना वो पड़ेगा फिर से। अनोइंग है। वो भी अनोइंग है। ओके। क्या आपका बैग साइड टू साइड ऐसे स्वे करता है जब आप चल रहे होते हैं? नहीं, नहीं ऐसा नहीं। ओके। नहीं, अच्छे से टाइट होने के बाद नहीं करता है। आपका पोस्चर चेंज होता है क्या ओवर द टाइम? एक वेट कैटेगरी में चलें तो 18 kg तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने बैकपैक के साथ, ओके। क्योंकि एक बैकपैक की भी एक लिमिट है। हम ऐसा नहीं है कि हम 30 kg 40 kg डाल दें इसके अंदर और फिर इसे टेस्ट करें। मतलब बेसिकली जो तुम्हें अगर 4-5 दिन के लिए अगर ट्रैक है, 6-7 दिन के लिए अगर कोई ट्रैक है, तो उसके लिए सफिशिएंट सामान इसके अंदर आ जाता है। हम्म, समझ गई। और पूछूं? पूछो। ओके। तुमने रिसर्च जब करी है? आप क्या? तुमने रिसर्च तो अच्छी करी है, मतलब प्रोडक्ट पर तुम हार्ड वर्क तो कर रही हो, so इतने तभी तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल आते हैं, आ रहे हैं बैकपैक के रिगार्डिंग और वेट हाँ एंड मतलब अब बॉडी इतने बैलेंस के लोगों रिगार्डिंग। से बात कर ली है तो कुछ कुछ तो सीख ही लिया ओवर द टाइम। अदरवाइज इतने क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आते कि हाँ ये सारे एक्सपेक्ट भी होते हैं। क्योंकि मुझे तो पूछने पड़ेंगे ना अगर प्रोडक्ट बनाना है, सब हम्म। कुछ ध्यान में रख के। वही, तभी कुछ इंसाइट्स मिलती हैं, क्योंकि आप तो क्यों ही बताओगे ये सब, आपको इतना रेलेवेंट नहीं लगेगा ना। प्लस अगर आपका बैग भी इतना अच्छा है तो आप और क्यों नहीं बताओगे? मेरा बैग अच्छा है क्योंकि मैंने इसे रिसर्च करके लिया है, क्योंकि मैंने जो जो प्रॉब्लम हाँ फेस की थी वो सारी की सारी मैंने फील करी है बैकपैक वही से। वही। कॉपी बना लो यार, सच में तुम ही बना दो कोई बैग। मैं परेशान हो चुका हूँ उस बैग से, मतलब मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि एक आज डेव मुझसे सर खराब पूछ कर। रहे थे कि तुम्हें फिर एक्चुअली में बनाना क्या है, क्योंकि अब हमारा वो स्टेज आ गया है ना कि हम्म। लाइक व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन। कुछ मेरे फ्रेंड्स टॉर्च लाइट हेडलाइट पे काम कर रहे हैं क्योंकि नेविगेशन वाले प्रोजेक्ट में, कुछ लोग प्रोटेक्शन में हैं, तो वो लोग कैंप्स वगैरह भी बना रहे हैं। लेट्स सी। एक क्वेश्चन था, डू यू रिलाई मोर ऑन ट्रैकिंग पोल्स ड्यूरिंग डिसेंट? जब आप डिसेंट कर रहे होते तो आप ट्रैक रिलाई पोल्स, ज्यादा कर, हाँ, ट्रैक पोल पे करता हूँ। करते हो? हाँ पहले नहीं करता था, मैंने उसी चक्कर में अब अपने नीज की ऐसी अब तैसी। करते हो? ठीक है, ठीक जब है। मैं आर्मी और अब अपनी। हम्म हम्म। जब मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी तो मैं फर्स्ट पोस्टिंग ही मेरी फील्ड में थी, तो उसमें ओके। मेरे, मतलब मेरे सीनियर्स ने मुझे ऊपर पोस्ट पे भेज दिया था। सो बट मुझे नीचे भी आना पड़ता था पेट्रोलिंग के लिए या कुछ ना कुछ। तो मैं आता था उस टाइम पे, यंग थे तो बॉडी वेट कुछ था नहीं, आई गेस 70 kg का हुआ करता था उस टाइम में। तो भागते भागते नीचे ऐसे उतरते थे। उसमें आपका 18 kg की तो ब्लड प्रूफ जैकेट हुआ करती थी, 9 kg की प्लेट आगे, 9 kg की प्लेट पीछे लोहे की। तो क्या है वो? ब्लड प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट?
हाँ, तो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स में पहले लोहे की स्टील की प्लेट आया करती थी। अब तो फाइबर की वो आने लगी है, अच्छा। फाइबर हाँ हाँ वूल्स वगैरह हाँ। की, तो वो तो हम्म। काफ़ी इफेक्टिव है और हल्की भी है। पहले बहुत भारी होती थी। अब तो देखो यही किसी ने तो, डिजाइनर ने सोच समझ के चेंज लाया होगा ना, कि उससे ये हो जाए। तो हमारा भी होल थॉट प्रोसेस यही होता है, आई गेस। क्योंकि अगर स्टिल अभी भी वो मेटल की प्लेट होती तो कौन ही उसको यूज कर रहा होता। अरे खतरनाक थी भाई वो मेटल की प्लेट। वो सामने से गोली लग जाए तो कई हम्म। बार बॉडी रिकॉइल होके, मतलब आपको डायरेक्ट गोली हिट नहीं करती थी। हम्म। बुलेट डायरेक्ट प्लेट पे लगी तो हिट नहीं हुई, बट वो रिकॉइल होके हो कई बार चांसेस हुए कि गोली चेस्ट पे लगी और वहां से रिकॉइल होके बंदे के नेक में लग गई। तो स्लिप एक हो बार गई मतलब। प्रॉब्लम, मर गया बंदा। ओ। एक बार तो मतलब अगर चेस्ट पे लग जाए तो शायद बच जाता, शायद। बट अगर सीधी नेक में लगी हम्म। और हेड से पार हो गई तो फिर वैसे भी नहीं बचना। ऑफ कोर्स। और how do you have you ever felt like removing your bag before descending a technical slope? कभी ऐसा हुआ है कि अब हाँ, होता है बहुत। कि ज़्यादा ही टेक्निकल स्लोप है और या फिर असेंट है। डिसेंट में भी असेंट में भी तो हम बैकपैक अपना नीचे रोप अप करके नीचे पहले डाल देते हैं। सो पहले अच्छा, ये होता है आपके पास ऑप्शन? अभी स्ट्रेट अगर 90 डिग्री की कोई वॉल है, 80 डिग्री की कोई वॉल है जो हमें क्लाइंब करनी है, डिसेंट करना है, तो उस केस में फिर चांसेस ले सकते हैं ना कि हम्म। मतलब कितना ही समझ। अच्छा बैकपैक क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी बॉडी नहीं है, वो बॉडी का पार्ट की तरह फील हो सकता है, बट स्टिल वो आपको थोड़ा बहुत हिला सकता है, हाँ। कहीं ना गिरा सकता है, तो उस केस समझ में हम गई। निकाल देते हैं बैकपैक को। बट वो छोटे छोटे पैच के लिए होता है। हम्म। एक अगर बात फिर बताओ, लाइक अगर आपने बैग ऐसे बस डाला अपने कंधों पे, और हम्म, इसने ऑटोमेटिकली आपको हर तरफ से हक कर लिया, टाइट कर लिया, लाइक शोल्डर्स, वेस्ट वगैरह, तो वुड यू लाइक दैट, और आपको वो मैनुअली टाइट करना बेटर लगेगा? नहीं, ये ऑटोमेटिक करने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया बताओ पहले। नहीं, क्योंकि आजकल वो आता है ना, आई डोंट रिमेम्बर, पर आप समझ रहे हो ना कि लाइक सपोज आपने कुछ डाला समझ और रहा हूँ उसने कि कुछ हो सकता है, कुछ जैकेट्स वगैरह आ गई, जैकेट्स भी एयर आते हैं लाइक टेक्निक वो वगैरह कुछ ऑटोमेटिक। यूज कर हाँ। सकते हैं, पंप वगैरह की, एयर पंप वगैरह हम्म। करके। नहीं, वो हाँ। वो फिजिबल नहीं है बैकपैक के साथ में। और अगर हो भी जाएगा तो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा वो, क्योंकि आप मैनुअली अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो उसे। नहीं मतलब कोई वैसी बॉडी सेंसिंग टेक्नोलॉजी हो, लाइक उसने आपकी बॉडी को ऐसे स्टडी कर लिया, फिर उसने आपके चेस्ट साइज, वेस्ट साइज के हिसाब से अपने आप को टाइट कर लिया, ऐसा कुछ? कि नहीं, यू वुड प्रेफर चाहूंगा कि मैनुअली मेरा हाथ से? बैग मुझे ऐसे हक करे पीछे से। क्या? मेरे मैं नहीं चाहूंगा मेरा बैग मुझे ऐसे, मेरे कंसर्न के बिना मुझे हक करे पीछे से। अरे, बट आई डोंट नो, फ्यूचर में तो सब ऐसे होने लग जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। सब आई खुद से गेस। होने लग गया कि आपने बस डाला और उसने खुद से टाइटन अप हो गया। हक तो नहीं, ऐसे टाइटन अप हो गया अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज। बट वो भारी हो जाएगा बैग रिमा। अगर उसमें अगर एडिशनल आपको बैकपैक में जो फ्रेम और उसके फैब्रिक के अलावा भी अगर आपको ऐसे टेक्निक चाहिए तो आप उसके अंदर गैजेट्स डालने होंगे, इक्विपमेंट डालने होंगे, वो बैग को भारी कर देंगे। मतलब जो मेरा बैग है एज कम्पेयर टू अगर दूसरे बैगों से देखा जाए तो ये मेरा वाला बैग भी भारी है, क्योंकि उसका फ्रेम ही ऐसा डिज़ाइन है। जो उसमें बॉडी वेट को तो मतलब जो उसको सामान को उसके अंदर जो डालते हैं उसको तो हल्का फील कराता है, लेकिन उसका जो खुद का वेट है वो 2.5 kg है, 2.5 kg। ओके। एंड वुड यू एक्सेप्ट अ स्लाइटली हेवियर बैकपैक अगर वो आपकी इम्प्रूव कर दे डाउनहिल वाली स्टेबिलिटी को? वुड यू प्रेफर दैट? अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो फिर से मुझे खाली बैकपैक लेके तो कहीं जाना नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सामान डालूंगा ही मैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सामान डालने के बाद मुझे कितना वेट फील हो रहा है। लाइक एक बैग 1 kg का है या फिर 800 ग्राम्स का है, और उसके अंदर मैं 15 kg डाल रहा हूँ और वो मुझे फील हो रहा है कि यार ये तो मेरे शोल्डर्स को तोड़ देगा। और एक बैग 3 kg का है और उसके अंदर मैं 15 kg डाल रहा हूँ, सेम वेट,
लेकिन मुझे फील हो रहा है कि यार ये बॉडी के साथ अच्छे से अलाइन है, और मुझे चलने में कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कंफर्टेबल है। तो फिर मुझे 3 केजी वो थोड़ा भारी थोड़ी लगेगा फिर, मुझे वो 1 केजी वाला बैकपैक भारी लगेगा। समझ गई। मेंटल गेम है, थोड़ी सा साइकोलॉजिकल है। नहीं, मेंटल गेम नहीं है कि गेम, ये साइकोलॉजिकल भी नहीं है गेम, ये टेक्निकल है। कि आप ये देखो कि बॉडी वेट आपको फील कितना हो रहा है, आपको आपके बॉडी के ऊपर वेट उतना ही है। लेकिन मैं सिर्फ वही स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तुम्हें, अगर बॉडी अगर अच्छे से बैलेंस, अगर तुमने अच्छे से पैक नहीं किया है, अगर तुम्हारा बैकपैक अच्छे से पैक नहीं है या फिर अच्छे से अलाइन नहीं है, तो वो तुम्हें पीछे की तरफ पुश करेगा। उस पीछे के पुश को बचने के लिए तुम्हें बॉडी को आगे लीन करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा एफर्ट हम्म, डाल रहे हो ना अभी। एक जगह आप स्ट्रेट खड़े हो और आपकी बॉडी के ऊपर वेट है, बॉडी के ऊपर वेट उतना ही है। जैसे टॉर्क बढ़ जाएगा ना उसका, वो बैक पैक जितना पीछे जाता जाएगा उतना उसका टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। समझ गई। ओके। हम और तो कुछ आप ऐड करना चाहोगे? क्वेश्चंस तो यही सारे थे। नहीं, वैसे तो अगर कुछ लगेगा, कोई आइडिया आएगा तो तुमसे शेयर कर लूँगा। हाँ, मेरे को भी कुछ बाद में पूछना होगा तो वही कर लूंगी मैं। डन। ऑलमोस्ट आई गेस यही था। अच्छा हाँ, एक और बताओ कि जब आप अपने स्ट्रैप्स को टाइटन कर लेते हो, क्या वो फिर जो आपकी इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है फुल्ली सॉल्व कर देती है बस एक वो टाइटन करने से? शोल्डर, बैकपैक के अंदर 3 स्ट्रैप होते हैं। एक हो गया आपका वेस्ट बेल्ट। वेस्ट बेल्ट के आपने, इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो आपने टाइटन कर लिए अकॉर्डिंगली, हम्म, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, बस आपकी पेल्विक बोन पे वो टिके रहें, आपकी वेस्ट अच्छा वेस्ट अच्छा। बोन पे, तो उससे नीचे ना जाए। सेकंड फिर आता है शोल्डर स्ट्रैप। हम्म, शोल्डर स्ट्रैप को आपने इतना टाइट करना है कि वो आपकी चेस्ट से टच हो जाए बस, आपके ये अच्छा जो डेल, हाँ, जो अपर, जो फ्रंट शोल्डर है वहाँ से सिर्फ टच रहे। और बैकपैक, उसके बाद फिर एक आता है स्ट्रैप, इसका जो एडजस्टिंग स्ट्रैप रहता है सबसे ऊपर वाला। एडजस्टिंग स्ट्रैप क्या करता है, जो बैक का जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप मोस्ट पार्ट हम्म, है, उसको वो थोड़ा सा और आगे की तरफ लीन करता है। स्ट्रैप को टाइट करते हैं तो वो बैग आगे से थोड़ा सा और लीन हो जाता है, तो मतलब बेसिकली वो आपकी बॉडी की तरफ झुक रहा है, रादर कि वो पीछे की तरफ झुकेगा तो फिर पीछे की तरफ आपको पुश फील होगा। तो जो एडजस्टिंग, इसका वेट एडजस्टिंग स्ट्रैप्स हैं, उनको जब आप आगे की तरफ पुश करते हो तो बैग थोड़ा सा आगे हो जाता है। तो इसके बाद तो फिर फील नहीं होता बैग, मतलब वो फिर इनफ है एडजस्ट करने के हिसाब से। गॉट इट। आई गेस दैट्स इट। एक बार बताओ, जब आप डिसेंड कर रहे हो तो असेंड कर रहे हो, दोनों में से किस टाइम पे आप ज्यादा अपने स्ट्रैप्स के साथ मूवमेंट करते हो, लाइक टाइटन वगैरह के साथ कब ज्यादा चेंजेस लाते हो? नहीं, मतलब बैकपैक के ऊपर ये सेम वही कंडीशंस हैं कि अगर बैकपैक एक बार आपने कर लिया तो नॉर्मल है। वैसे भी अगर मैं डिसेंड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बैग को लूज रखता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, क्यों? क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कई बार आप गिर सकते हो। जैसे अगर डिसेंड कर रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ पे एक तरफ खाई है, साइड में बिल्कुल ही ब्लैंक है, हम्म, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि फटाफट में, अगर टाइट होगा तो फिर मुझे लूज करना पड़ेगा पहले उतारने के लिए। अगर मेरा बॉडी बैलेंस खराब हो रहा है तो फटाक से मैं बैग को निकाल के फेंक दूं, अगर मैं गिर रहा हूँ तो। अच्छा। क्योंकि अगर बैकपैक, आपका बैकपैक के साथ आप गिरोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ऐसा हो कि अगर मैं डिसेंट करते हुए गिरूं तो बैकपैक मेरा निकल जाए, तो उस केस में मैं लूज रखता हूँ। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके। तो जब आप लूज करते हो बैकपैक तो वो झूलता वूलता नहीं है? थोड़ा सा झूलता है, तो वो पैच, पैच टू पैच डिपेंड है। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि सारा पैच ही ऐसा होगा कि एक तरफ खाई खाई चल रही है और दूसरी तरफ बिल्कुल ही नैरो पाथ है। कहीं कहीं हम्म, ऐसा होता है, थोड़ा सा टेक्निकल मिल गया, थोड़ा सा नैरो हो गया, फिर उसके बाद फिर से ओपन ग्राउंड मिल जाता है चलने के लिए। ओके। इट डिपेंड्स ऑन ऑल द थिंग्स, राइट? हाँ, आसपास का सेम एनवायरनमेंट वैसा, का। वही यही मैं तुम्हें बता रहा, जैसे तुम कह रही थी कि बैग ऐसा भी होता है कभी निकालना पड़ता है, हाँ निकालना पड़ता है। कोई पैच मिल गया जो बिल्कुल ही खड़ा है या फिर नीचे उतरना है,
ऊपर चढ़ना है, तो उस केस में हम्म, हम बैग को अलग से खींच लेते हैं। वो ओके। छोटे पैच होते हैं, कंप्लीट नहीं होता। ट्रैक्स के लिए तो फिर ठीक ही है। ट्रैक्स पे एक जैसी एडजस्ट, एक तरह से एडजस्ट कर दो, उसके बाद चलते रहो। आई गेस मीटिंग का टाइम भी ओवर होने वाला है। 1 मिनट ही है क्या? तो बंद हो जाएगी। ठीक है, हाँ, वी कैन एंड इट। आई गेस मैंने पूछ लिया सारे क्वेश्चंस। मैं हम्म, कुछ और पूछना है फर्दर, टेक्स्ट यू ऑन व्हाट्सएप या कुछ ऐसा। ठीक है, मुझे ओके। कुछ और मिलेगा तो कल मैं ढूंढ लूंगा, और कुछ फोटोज वीडियोस होंगे तो शेयर कर ओके, श्योर। थैंक यू। दूँ। ओके, गुड नाइट, मुझे नींद भी आने लगी है। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, बाय। बाय, सी यू।